हेलो व्यूअर्स, ये है सीरीज़ का पार्ट 16। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मैग्नर ने अपने फिस्ट अटैक से पूरे के पूरे स्पेस में ही क्रैक कर दिया रहता है और दूसरे साइड वो योकाई बेचारी चिल्लाती रह जाती है, मैग्नर तुम तो मुझसे प्यार करते थे तो फिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। पर मैग्नर उसकी बिल्कुल भी बातों पे ध्यान ना देकर रेसन से कहता है, क्या तुमने इस मूव को अच्छे से देखा? तो रेसन हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैंने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर वो भी उसी मूव को ट्राई करने के लिए अपनी पोजीशन लेने रखता है। वो अपने फिस्ट में अपना पूरा माना इकट्ठा करके उस योकाई के एकदम ही आर पार निकल जाता है, जिस चीज़ के चलते उस योकाई की बॉडी पे एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है। पर वो योकाई मरते हुए भी अपनी बढ़ाई करते हुए कहती है, अब मैं समझी तुम दोनों लोग मुझे क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो। ये शायद से तुम मेल्स में कंपटीशन है ताकि तुम में से कौन मुझे पा पाएगा। तो यही कहते कहते वो गायब हो जाती है। इस चीज़ को देख के मैग्नर भी रेसन की बढ़ाई करते हैं, पर रेसन मैग्नर को चिढ़ाते हुए कहता है, आपने शायद से इसी वजह से उसे एक ही मूव में किल नहीं किया क्योंकि आप अब भी उससे प्यार करते हैं। जैसे रेसन की ये लाइन कंप्लीट होती है, मैग्नर का मुक्का रेसन के सिर पे आकर पड़ता है, जिससे बेचारे का पूरा दिमाग ही भन्ना जाता है। यहाँ तक कि उसे टाइम तक नहीं मिला हुआ होता अपनी आयरन वेल को एक्टिवेट करने का। पर दूसरे साइड मैग्नर सोच रहे रहते हैं, ये बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है और जिस तरीके से इसने योकाई को मारा है वो ना ही किसी मैजिशियन का तरीका है और ना ही किसी मार्शल आर्टिस्ट का। इसने बस अपने माना को अपने हाथ के चारों तरफ इकट्ठा कर लिया और जैसे ही वो योकाई के पास पहुंचा उसने उस माना को एक्सप्लोड कर दिया। अगर कोई नॉर्मल मैजिशियन इस मूव को ट्राई करता तो आखिरी में उस मैजिशियन के हाथ उड़ जाते उस ब्लास्ट के साथ ही। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आखिरकार इस बच्चे की बॉडी बनी किस चीज़ से है। पर बेचारा रेसन दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? पर तब तक मैग्नर कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक और नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो रेसन कहता है, क्या मैं गेस कर सकता हूँ वो चीज़ क्या होगी? मैग्नर भी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। तो रेसन कहता है, अब आप शायद से मुझे ये सिखाने वाले हैं कि मैं अपनी आंखों को कैसे पूरी दुनिया से छिपा सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे बाकी भाई बहनों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो वो पक्का ही मुझसे जलेंगे। इस चीज़ को सुन के मैग्नर मन में सोचते हैं, आखिरकार ये बच्चा मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करता है? पर जो भी है, ये इतना ज़्यादा बुरी फीलिंग नहीं है। रेसन उस कुएं की बाउंड्री के ऊपर बैठते हुए कहता है, शायद से इसी चीज़ को मेरी सिस्टर ने मेरे लिए सेटअप किया है। तो कॉम्बैट किंग पूछते हैं, क्या ये एक आर्टिफिशियल डंजन है? तो हमें आर्टिफिशियल डंजन के बारे में बताया जाता है कि आर्टिफिशियल डंजन एक ऐसी डंजन होती है जिसे कि खुद मेजस ने अपने माना से बनाया रहता है। तो रेसन कहता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल डंजन है, पर मेरी सिस्टर ने शायद से इसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो कॉम्बैट किंग कहते हैं, चाहे इसे जिस भी तरीके से देख लो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो थोड़ी ज़्यादा ही इस चीज़ को तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड कर रही है? तो रेसन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरी सिस्टर मुझे मारना चाहती है, वो मेरे लिए किसी गार्डियन की तरह है। और यही कहकर रेसन उस कुएं में कूद जाता है और थोड़ी देर बाद कॉम्बैट किंग को भी रेसन के पीछे कूदना ही पड़ता है। वो सोचते हैं, आखिरकार ये कुआं कितना ज़्यादा ही गहरा है, इसका मतलब मैंने जिन भी बैंडिट्स को मारा था वो सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन ही थी। आखिरकार मुझे इस चीज़ के बारे में उस टाइम पता ही क्यों नहीं चला? और इस चीज़ को अगर मान भी लेते हैं कि वो योकाई अगर इतनी ज़्यादा ताकतवर थी तो एविलिया ने उसका खात्मा क्यों नहीं कर दिया जब वो यहाँ पर आई थी? और जैसे ही कॉम्बैट किंग इतना सोचता है, तुरंत ही रेसन के पास एक पॉपअप आता है कि जो करेक्टर है सेटिंग डिस्ट्रॉयर, उसे इस वर्ल्ड की प्रोबेबिलिटी के ऊपर शक होने लगा है। इस चीज़ को देख के रेसन हैरान रहता है। फिर उसे समझ आता है कि ये जो सेटिंग डिस्ट्रॉयर है वो और कोई नहीं मैग्नर है। पर तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो सेटिंग डिस्ट्रॉयर है वो उसे इस वर्ल्ड की प्रोबेबिलिटी के ऊपर शक हो रहा है। इस चीज़ के चलते इस वर्ल्ड की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा ही गिर चुकी है, जिस चीज़ को देख के खुद रेसन भी बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, क्योंकि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी एक हद से ज़्यादा ही नीचे चली गई तो फिर ये वर्ल्ड पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर तभी रेसन के पास उसकी वही डायरी और पेन आ जाता है जिसमें सवाल रहता है कि आखिरकार मैग्नर के जाने के बाद इस कुएं को किसी और ने क्यों नहीं ढूंढ पाया? तो रेसन सोचता है, जो कासिन था वो भी इस कुएं को इसी वजह से ढूंढ पाया था क्योंकि उसे योकाई हंटिंग के लिए यहाँ पर आना पड़ा था। तो फिर वो जवाब में लिखता है, जिस बंदे के पास हेवनली आई होगी वही इस कुएं को देख पाएगा। और जैसे ही वो इतना लिखता है तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस वर्ल्ड की लैकिंग प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बहुत भर दिया है, पर उसे कोई दूसरा चांस नहीं मिलता वर्ल्ड के बारे में कुछ लिखने को। इसका मतलब
मतलब उसका आंसर इतना भी परफेक्ट नहीं था। और तभी वो लोग ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, जो कि लोकेशन होती है द फॉरगेटन 1000 ईयर ड्रैगन नेस्ट। उसके बाद मैग्नर रेसन से एक सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम मैजिक क्यों नहीं इस्तेमाल करते। रेसन भी इस चीज़ से थोड़ा हैरान रहता है। तो मैग्नर कहते हैं तुम्हें एक्सप्लोर या फिर इन्वेस्टिगेट मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो रेसन कहता है कि मैं तो अभी सिर्फ सेकंड सर्कल पे हूँ। तो मैग्नर उसकी बॉडी के अंदर के माना को देख के सोचते हैं कि अभी इसके पास जितना माना है वो तो थर्ड सर्कल जितना है या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा, पर आखिरकार ये अभी भी सेकंड सर्कल पे ही क्यों है। तो मैग्नर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर हमें डायरेक्शन से पहले ये भी पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई और ख़तरा नहीं है। तो रेसन कहता है मेरी सिस्टम मुझे मेरी कैपेबिलिटी से ज़्यादा तो बड़ा टेस्ट नहीं देगी। जिसको सुन के कॉम्बैट किंग कहते हैं अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी इस बात को मान लिया, पर एटलीस्ट तुम फर्स्ट सर्कल मैजिक तो कर ही सकते, तो फिर क्यों ना तुम एक लाइट बॉल या फिर एक फायर बॉल बना लो जिससे यहाँ पर थोड़ी रोशनी हो जाए। तो रेसन बहाना मारते हुए कहता है कि मुझे लगता है इस गुफा में माना का फ्लो थोड़ा अजीब सा है, तो फिर मुझे यहाँ पर मैजिक ट्राई नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को सुन के कॉम्बैट किंग कहते हैं आखिरकार ये कितना ज़्यादा ही अजीब बच्चा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मैं ये बता दूँ, जो रेसन है वो आम मैजिशियंस की तरह अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक लौता टैलेंट कॉम्बैट मैजिक ही है। इसी वजह से वो किसी भी एट्रीब्यूट को आम मैजिशियंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको अगर इस सीरीज़ के पुराने पार्ट्स देखने हैं तो फिर वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएंगे मेरे चैनल के। तो फिर चलिए इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। वो लोग उस गुफा में आगे बढ़ते रहते हैं और एक तालाब के पास पे पहुंच जाते हैं, जिसको देख के रेसन सोचता है हम लोग आखिरकार पहुंच ही गए। पर तभी एक पर्पल रोशनी से आवाज़ आती है कि वापस चले जाओ। उस चीज़ को देख के कॉम्बैट किंग कहते हैं आखिरकार उसने इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ा क्यों होगा। तो रेसन कहता है मुझे एक बार खबर पता चली थी कि सिस्टर को एक ऐसा खिलौना मिला है जो कि पर्पल रोशनी छोड़ता है, तो शायद से ये वही खिलौना होगा द ब्रॉन्ज जाइंट। और हमें एक जाइंट दिखाया जाता है जो कि पूरा मेटल से बना होता है, जिसे सुन के कॉम्बैट किंग कहते हैं एक जाइंट के लिए ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। तो फिर रेसन कहता है ये कोई असली ब्रॉन्ज जाइंट नहीं है। और वो तैयार होने लगता है ब्रॉन्ज जाइंट से फाइट करने के लिए, जिसे देख के कॉम्बैट किंग कहते हैं कि भले ही ये एक असली ब्रॉन्ज जाइंट ना हो पर फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, और अगर तुमने इसका एक भी हिट खा लिया तो फिर ये तो पक्का है कि तुम सर्वाइव तो नहीं कर पाओगे। ये सुन के रेसन कहता है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं ट्राई भी ना करूं, पर वो मन में सोच रहा रहता है ये बात तो एकदम ही सच है, क्योंकि कार्सन ने जब इस जाइंट का एक हिट खाया था वो लगभग मरने के करीब पहुंच गया था। और इसी वजह से मैं अपने साथ मैग्नर को भी लाया हूँ। फिर वो जाइंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है फुल स्पीड से, उसके हर अटैक को डॉज करते हुए, क्योंकि अगर उसे एक भी अटैक छू भी गया तो फिर उसका किस्सा खत्म। और वो जाइंट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है बस मेरा एक सिंगल ब्लो, बस उतना ही काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए। रेसन को आगे बढ़ता हुआ देख के कॉम्बैट किंग सोचते हैं शायद से यहाँ पर आज कुछ मज़ेदार होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रॉन्ज जाइंट अपनी स्वॉर्ड में फायर एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, और जैसे ही वो रेसन के पास से उस स्वॉर्ड को निकालता है, रेसन उस स्वॉर्ड को डॉज तो कर लेता है पर फायर के चलते उसके पूरे पीछे के कपड़े जल जाते हैं और उसे कुछ ज़्यादा ही गर्म लग रहा रहता है। पर वो सोचता है ये कुछ भी नहीं जो कि कार्सन ने किया था। वो फिर से फाइटिंग पोजीशन में आते हुए सोचता है अगर मैंने इससे हेड ऑन हेड फाइट की तो मेरा हारना पक्का ही है, तो फिर मुझे किसी दूसरी तरीके का इस्तेमाल करना होगा। फिर वो अपने सेल्फ डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जब वो जाइंट रेसन की तरफ फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो फिर रेसन उसकी स्वॉर्ड पे ही चढ़ जाता है, पर रेसन की उम्मीद से उल्टा वो जाइंट अपनी स्वॉर्ड को पीछे की दीवार में हिट कर देता है, जिसे देख के कॉम्बैट किंग हैरान होते हुए कहते हैं ये इतना भी बुरा नहीं था। और हमें दिखाया जाता है कि रेसन जायंट के सर के ऊपर पहुंच चुका रहता है। वो बेचारा सोच रहा रहता है अगर मुझसे एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो मैं अभी हवा में कहीं होता। और कार्सन ने तो सिर्फ अपने एक ही मूव में इसके पुर्जे अलग कर दिए। पर तभी उसे जाइंट के ऐसे हिस्से दिख रहे होते हैं जहां पर जंग लगी रहती है। सिस्टम विंडो में भी नोटिफिकेशन आता है कि ये जो जगहें हैं वहां पर जाइंट की सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी है। फिर रेसन उसी मूव को ट्राई करने लगता है जो कि उसने योकाई के ऊपर इस्तेमाल किया था। पर तभी हमें दिखाया जाता है
कि उस गुफा में जो ऊपर साइड छेद थे उनसे एक हरी रोशनी का फ्लैश निकलता है और एक एरो सीधा रेसन की पीठ के ऊपर टकराते हुए निकल जाता है, जिस चीज़ के चलते रेसन उस जाइंट के सिर के ऊपर से नीचे गिरने लगता है और वो सोचता है मैं आखिरकार इस चीज़ के बारे में भूल ही कैसे गया। मैं जाइंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हो गया था कि मैंने अपनी उन सेटिंग्स को भूल ही गया जो कि मैंने इस नोवेल में लिखी नहीं थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जाइंट अपनी स्वॉर्ड से रेसन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। रेसन वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। पर इस चीज़ को देख के कॉम्बैट किंग कुछ ज़्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि रेसन ने गिरते गिरते भी उस जाइंट के एक हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर दिया रहता है। और अब हमें बताया जाता है कि ये कैसे हुआ। जब रेसन गिर रहा था उसने उतने ही कम टाइम में जैसे ही गार्डियन का अटैक हुआ अपने पूरे माना को अपने हाथ पे कंसंट्रेट किया और जैसे ही गार्डियन की स्वॉर्ड उसके हाथ के पास आई उसने अपने पूरे माना को ब्लास्ट कर दिया, जिस चीज़ के चलते ही रेसन इतना दूर जाकर गिरा है। रेसन बेचारा दर्द में चिल्लाते हुए कहता है मास्टर मेरी मदद करिए। वो मन में सोच रहा रहता है मुझे लग रहा था कि मैं इस टेस्ट को पास कर लूँगा अपनी खुद की ताकत के चलते, क्योंकि मैंने अपनी इस नई स्किल को सीखा था। पर इस स्किल को कंट्रोल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। अब जबकि मैंने पूरा चांस खो दिया है इस जाइंट को हिट करने का, तो फिर अब मेरे पास बिल्कुल भी माना रहा ही नहीं है। तो कॉम्बैट किंग कहते हैं तुम अभी भी कितने ज़्यादा ही कमज़ोर हो, पर कोई बात नहीं, तुमने मुझे एक अच्छा शो दिखाया है तो फिर मैं तुम्हें भी एक अच्छा शो दिखाऊंगा। वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में रिलीज़ करने लगते हैं, जिसे देख के रेसन मन में सोचता है कि ये पिछले वाले मूव से कुछ ज़्यादा ही अलग है। और जैसे ही वो ब्रॉन्ज जाइंट मैग्नर के बिल्कुल ही करीब आ जाता है तभी मैग्नर कमांड देता है फॉल अपार्ट, और जैसे ही वो इतना कहते हैं तुरंत ही पूरा का पूरा ब्रॉन्ज जाइंट ब्लास्ट कर जाता है, जिसे देख के रेसन हैरान होते हुए कहता है क्या यही है एक पीक मार्शल आर्टिस्ट का वर्बल कमांड। आखिरकार मैं ऐसी रूथलेस और क्रेजी दुनिया में सरवाइव कैसे कर पाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी साइड हैम्पटन और हेरा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों लोग काफ़ी तेज़ी से किसी जगह जा रहे रहते हैं। हैम्पटन बेचारा कहता है कि क्या हम लोग थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, तो हेरा उससे कहती है आखिरकार अगर तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो तो फिर तुम अपने आप को यंग मास्टर का शैडो क्या ही कह सकते हो। तो बेचारा हैम्पटन कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ बल्कि आप ही बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और हमें दिखाया जाता है कि हेरा एक कुएं के सामने जाकर रुक जाती है। अब हमें 2 रातें पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हैम्पटन लेटे लेटे हेरा से कह रहा रहता है कि मेरे जाने के 2 दिन बाद तुम मुझे ढूंढते हुए माउंट ड्रैगन हेड आना, जहां पर तुम्हारी डेजिग्नेशन एक कुआं रहेगी और मुझे वहां पर आकर ढूंढो। हेरा उस कुएं को देख के सोचती है शायद से यही वो कुआं है जो कि डंजियन का एंट्रेंस है। उसे वहां पर रेसन की फाइटिंग के निशान भी दिखते हैं। अब हमें दूसरे साइड रेसन का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा रहता है अच्छा हुआ मेरे पास होली ग्रेल है, वरना मैं पॉइजन के चलते ही मर जाता। वो अपने मास्टर से कहता है कि आपको मेरी मदद पहले ही कर देनी चाहिए थी, अब मेरे पास बिल्कुल भी माना बचा ही नहीं है। तो उसके मास्टर बहाना मारते हुए कहते हैं आखिरकार तुम मुझसे क्या ही मदद करवाना चाहते हो, मेरी बॉडी पहले से ही कुछ ज़्यादा ही वीक और बूढ़ी हो चुकी है। इस चीज़ को सुनने के बाद बेचारे रेसन के पास कुछ शब्द ही नहीं रहते कहने के लिए। पर रेसन फिर एक्टिंग करते हुए कहता है अगर यहाँ पर गार्डियन है तो फिर यहाँ पर कोई ट्रेजर ज़रूरी होगा, तो फिर हमें उस ट्रेजर को ले लेना चाहिए। चलिए मैं अब रास्ते को लीड करूँगा। पर तभी रेसन कहता है क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा? तो कॉम्बैट किंग पूछते हैं क्या? तो रेसन बताता है जो पूरा ब्रॉन्ज जाइंट था वो एक स्पेशल टाइप के ऑयल से कवर्ड था। जिस चीज़ को सुन के कॉम्बैट किंग हंसते हुए सोचते हैं इसने इस चीज़ को भी नोटिस कर लिया, शायद से तब जब ये जियांट के सर के ऊपर चढ़ा हुआ था। और अब हमें उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन को इस चीज़ का पॉपअप आया रहता है कि इस जियांट के पूरी बॉडी के ऊपर एक ऑयल लगा हुआ है। तो फिर अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहां पर रेसन कहता है ये चीज़ थोड़ी अजीब थी, अगर जियांट पूरी तरीके से ही ऑयल में कवर्ड था तो फिर उसके ऊपर जंग लगी कैसे? और मुझे जहाँ तक जानकारी है वो जो ऑयल था वो लैटिन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर होता है पॉइजन के सामने।
और अगर हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करें तो इसका मतलब जिस रास्ते पे हम लोग जाने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही पॉइजनस होने वाला है। जिस चीज़ को सुन के कॉम्बैट किंग मन में एविलिया को याद करते हुए सोचते हैं, सच में ये तुम्हारा ही भाई है। वो कहते हैं हाँ तुम एकदम ही सही हो, वो जो रास्ता है वो पूरा ही पॉइजन से कवर्ड है और ये पॉइजन जो है वो उस एरो के पॉइजन से कुछ ज़्यादा ही अलग है। अगर तुमने उसे कंज्यूम किया तो फिर शायद से तुम अपना कोई भी हाथ या फिर पैर जिंदगी भर ना उठा पाओ। फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं मैं कोई मैजिशियन तो नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी इस चीज़ में कोई भी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसे देख के बेचारा रेसन सोचता है आखिरकार वो इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। पर वो कहता है आपको इस चीज़ के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसी किसी सिचुएशन के लिए अपने एक प्लान को सेटअप कर रखा था पहले से ही। अब हमें कुएं के ऊपर हैम्पटन को दिखाया जाता है जो कि झांकते हुए कह रहा रहता है उस कुएं में कि आपको पक्का यकीन है सिस्टर क्या हम लोग सही जगह पे हैं। पर हैरिया पीछे से कुछ भी नहीं कहती, उल्टा वो सीधे हैम्पटन को पीछे से लात मारती है जिससे बेचारा हैम्पटन सीधे कुएं में जाने लगता है और पीछे से वो भी कुएं में कूद जाती है। और वो हैम्पटन से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए। दूसरे साइड रेसन कॉम्बैट किंग से कहता है अगर यहाँ पर कोई पॉइजन है तो इसका मतलब ये भी है कि उसका एंटीडोट भी ज़रूरी होगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।